हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों को आज और कल का सेशन, क्योंकि 2 दिन बाद आप लोगों का पेपर है और उम्मीद करती हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलें तो आप यही कहते हुए निकले कि सारा पेपर जो है हमारा पढ़ा हुआ आया था, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। यही आप लोग कहें। इसी उम्मीद के साथ मैं अब आपके साथ अपना जो आज का और कल का सेशन है वो करवाऊंगी। और उसके बाद 9 तारीख को आपका शाम को पेपर है 2:30 बजे से 4:30। तो हो सकता है कि मुझे आंसर की तैयार करने में थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि जब आप लोग पेपर दे के आएंगे फिर पेपर देंगे मुझे, तो उसके बाद ही मैं उस पेपर को जो है सॉल्व करके यहाँ पर दिखा पाऊँगी। क्योंकि पिछली बार तो मैंने खुद पेपर दिया था, तो इसीलिए मैंने जो है फटाफट 1 घंटे के अंदर ही वो आंसर की डाल दी थी, बस नाश्ता वाश्ता करके। लेकिन अब जैसे ही पेपर मेरे पास आएगा और सॉल्व करूँगी तब मैं आंसर की जो है वो अपलोड करूँगी। तो इसीलिए देखते हैं। और वैसे तो तब तक और लोग भी बता ही चुके होंगे, मगर मुझे भी बताना तो है ही। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आज का सेशन है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। थोड़ा से ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। पहले ग्रामर के क्वेश्चन है, आई सेड टू माई मदर प्लीज़ वार्म दिस मिल्क डोंट बॉयल इट। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो है इसमें कौन सा जो है इसमें ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। आई सेड टू माई मदर प्लीज़ वार्म दिस मिल्क डोंट बॉयल इट। आपको हो सकता है ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कहीं किसी जो है किसी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह में ऑलरेडी कर रखे हो, क्योंकि हम लोग भी प्रैक्टिस सेट से ही लेते हैं, प्रैक्टिस सेट से लेते हैं, एआई से लेते हैं, और जो है जो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं उनसे लेते हैं। हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं होते हैं ये, प्रैक्टिस सेट्स और एआई से ही लिए हुए क्वेश्चंस होते हैं। बस हाँ, इनके सही आंसर्स और इनकी एक्सप्लेनेशन अगर है तो हम देते हैं। आई सेड टू माई मदर, तो यहाँ पे प्लीज़ वार्म दिस मिल्क, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर एक कौन सा बनना चाहिए? तो सही आंसर है, आपने प्लीज़ आ रहा है तो यहाँ पर आएगा आई रिक्वेस्टेड माई मदर I requested my mother to warm the milk and asked her not to boil it. The answer is C. Now, question number second. The officer said, cowards, you shall soon be put to death. The officer said, cowards, you shall soon be put to death. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर एड्रेस करा गया है, द ऑफिसर सेड दैट दे वर कावर्ड्स एंड शुड बी पुट टू डेथ, and the officer they would soon be, the officer called them cowards and said they must be put to death. देखो यहाँ पर ना सी वाले में और ए वाले में जो है एक ये लग सकता है कि दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन द कावर्ड्स यू शैल सून बी, तो यहाँ पर है कि तुमको यू शैल सून बी पुट टू डेथ का मतलब है तुम्हें जल्द ही एक थ्रेट दी जा रही है। सेकंड पर्सन के साथ जब हम शैल का यूज़ कर रहे हैं, एक थ्रेट दी जा रही है कि तुम्हें जल्दी ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जब हम सेकंड पर्सन के साथ शैल यूज़ करते हैं तो वो थ्रेट होता है, प्रॉमिस होता है, डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे थ्रेट दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें सी लगाते हैं दैट दे मस्ट बी पुट टू डेथ, तो इसका मतलब तुम्हें फांसी देनी ही देनी चाहिए। तो वो एक जो है एक जिसे कहना चाहिए एक किसी चीज़ को जो है करना ही करना चाहिए का एक वो बता रहा है। तो यहाँ करना ही करना चाहिए वाला सेंस नहीं है, यहाँ ये सेंस है कि तुमको जल्दी ही फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसमें सेकंड पर्सन के साथ शैल इसलिए लगाया है जस्ट टू टेल द जो है कि एक थ्रेड देने के लिए। तो इसका सही जो बनेगा वो ए होगा। Which of the following works is not included in Snope's trilogy of William Faulkner? मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह भी रहे हैं कि मैम फॉकनर को पढ़ने में कैरेक्टर्स याद रखने में बड़ी दिक्कत आ रही है, मगर क्या करें, पेपर देना है तो सब कुछ याद रखना भी पड़ेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट इंक्लूडेड इन स्नोप्स ट्रायोलॉजी एंड दैट इज द रिवर्स। द आंसर इज द रिवर्स। Who marries Ellen Coldfield in the novel Absalom Absalom? एलन कॉल्डफील्ड से कौन शादी करता है नॉवल एप्सलम एप्सलन में? एलन सुतपिन, थॉमस सुतपिन, चार्ल्स बॉन, क्विंटिन। तो ये जो जो क्वेश्चंस होते हैं वही मैंने बताया कि एप्सलम एप्सलम याद कैसे रखें, ये कैसे याद रखें। तो ये सही जवाब जो है आपका, इसका सही जवाब जो है वो है थॉमस सुतपिन, है ना भाई।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इसका मैंने अभी आपको आंसर बता दिया, थॉमस रुथपेन इसका आंसर है बी, थॉमस रुथपेन। एंड वो एलन कोलफील्ड से शादी करता है टू बिल्ड अ डायनेस्टी इन मिसिसिपी। तो इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु कमिट सुसाइड एट द एंड ऑफ द नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी में कौन सा कैरेक्टर जो है वो आत्महत्या करता है? और इसका सही जवाब है क्वेंटिन। द आंसर इज क्वेंटिन। और इसके बारे में भी आपको पता है, चार्ल्स रिवर में डूबकर, चार्ल्स रिवर में बाय ड्राउनिंग, चार्ल्स रिवर में डूबकर क्वेंटिन जो है वो आत्महत्या करता है। क्वेंटिन कॉम्पसन डाइज बाय ड्राउनिंग। और चार्ल्स रिवर हार्वर्ड में पढ़ने के, जब वो हार्वर्ड में पढ़ रहा होता है, चार्ल्स रिवर में डूबकर वो आत्महत्या करता है। Now the next question is, who is suffering from heart disease in the novel Across the River and Into the Trees? कैंटवेल, रेनेटा, हैरी मॉर्गन या अल्बर्ट ट्रेसी? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है कैंटवेल है। इसका सही जवाब है, द आंसर इज कैंटवेल। Which novel of Hemingway is highly influenced by Marxist ideology? A. Death in the Afternoon. B. The Garden of Eden. To Have and Have Not. The Sun Also Rise. Marxist ideology से प्रभावित जो novel है, that is To Have and Have Not. The answer is To Have and Have Not. Which poem of Frost was recited by him in the inauguration of President John F. Kennedy in 1961? तो मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि फ्रॉस्ट को पढ़नी थी कोई और पोएम, लेकिन उस समय वो पढ़ नहीं पाए थे उसको, जस्ट बिकॉज की धूप की वजह से। तो उन्होंने फिर ये पोएम पढ़ी थी, और इस पोएम का नाम था, क्या नाम था? ये था आपका द गिफ्ट आउटराइट, ठीक है। और मैं आपको इसका ये भी बताती हूँ कि उनको कौन सी पोएम एक्चुअली पढ़नी थी। एक्चुअली उनको पढ़नी थी पोएम डेडिकेशन। डेडिकेशन पोएम जो है वो उनको पढ़नी थी, लेकिन वो पोएम उनको याद नहीं थी। तो वो जो है उस पोएम को, वो धूप की जो चौंध थी वो लग रही थी, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाए। तो उन्हें गिफ्ट आउटराइट बहुत अच्छे से याद थी, दैट्स वाई उन्होंने जो है, उन्होंने इस पोएम को जो है वो पढ़ा था। और ये पोएम रिसाइट की थी 1940 की 1941 की पोएम है। एक्चुअली द गिफ्ट आउटराइट इज़ अ 1941 पोएम, और ये उन्होंने 1961 में जो है वो रिसाइट की थी। Next question is, in which poem of Frost has the dignity of labor been highlighted? Mending Wall, The Road Not Taken, Gift Outright या Mowing? तो dignity of labor जो है, जो highlight किया है, वो mowing में करा है, that is mowing. The theme of which poem of Frost is making choice? जो बहुत ही famous जो है वो poem है, and that is The Road Not Taken. और ये जो वेस्ट रनिंग ब्रुक है, इसके लिए उन्हें होम स्पन फिलोसोफर कहा जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद रहें। फाइंड आउट द करेक्टली मैच्ड वन। द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। अब इसका ऐसा होता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आप जो है कितना ही जो है इनके, मुझे नहीं याद होते, सन जो होते हैं वो मुझे नहीं याद होते। खैर आप लोग बहुत होशियार है वैसे तो, और फिर भी इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है? द सन ऑल्सो राइजेज, अ फेयरवेल टू आर्म, और इसका है आपका, दैट इज अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, एंड दैट इज ये हुआ था 1950
में ये पब्लिश हुआ था। ओल्ड मैन एंड द सी 52 का है। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, हु सेड अबाउट फ्रॉस्ट, the purest classic poet of America, गॉरहम बी मनसन, जॉन लेनन, E.M. फॉस्टर या रॉबर्ट ग्रेव्स। तो ये जो है एक लिटरेरी क्रिटिक हैं जिन्होंने कहा है द प्योरेस्ट क्लासिक पोएट ऑफ अमेरिका टुडे, और ये कहा है ए गॉरहम बी मनसन ने, और उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के स्टाइल को बताते हुए कहा है द आंसर इज ए गॉरहम। Who said about Walt Whitman, Whitman is wonderfully good, और ये कहा है रेल्फ वॉल्डो एमरसन ने। द आंसर इज बी। Which poetry collection of Whitman is considered as the Bible of democracy? Bible of democracy कहा जाता है। हालांकि अपने जीवन काल में तो उनको इतनी लोकप्रियता नहीं मिली, कहते हैं उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए भी वॉल्ट विटमैन के बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मरने के बाद और लीव्स ऑफ ग्रास जिस पे पूरी ज़िंदगी वो काम करते रहे, और वो बोलते हैं आई एम पोएट ऑफ बॉडी, तो ये है लीव्स ऑफ ग्रास जिसे बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। और जो ग्रास है इज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीपल। विच पोएम ऑफ विटमैन हैज द थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी? थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सुएज कनाल, ये सब जो है पैसेज टू इंडिया में है। द आंसर इज बी। जॉन कंप्लीटेड द वर्क इन नो टाइम, हेयर इन नो टाइम इज यूज्ड एज, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर देखिएगा। क्वेश्चन है जॉन ने कंप्लीटेड द वर्क व्हेन, इन नो टाइम, तो बहुत जल्दी, इन नो टाइम का मतलब बहुत जल्दी, तो व्हेन का जवाब दे रहा है। तो जो व्हेन का जवाब देता है वो कौन सा फ्रेज होता है? दैट इज एडवर्बियल फ्रेज, दैट इज एडवर्बियल फ्रेज। Keats is enchantingly and abundantly sensuous. Who said? Eliot, Arnold, Saintsbury, Shelley. ये किसकी जो द्वारा कहा गया जो कथन है? And that is Arnold. The answer is B, Arnold. Beauty is truth, truth beauty, that is all ye known on earth, all ye known. तो ये जो है these lines appear in, फटाफट बताइए। And the answer is Ode on a Grecian Urn. That is Ode on a Grecian Urn. Now the next question is, ये Ode on a Grecian Urn है, फिर भी लगा देती हूँ Ode on a Grecian Urn. Now the answer is, the question is, where beauty cannot keep her lustrous eyes or new love pine at them beyond tomorrow, these lines appear in. ये बहुत सुंदर लाइन्स हैं ओड टू नाइटिंगेल की। द आंसर इज ओड टू नाइटिंगेल। वेयर ब्यूटी कैन नॉट, where beauty cannot keep her lustrous eyes. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो है कई बार आज, मेरे ख्याल से मैं ही 2-3 बार करा चुकी हूँ, मगर फिर भी अब तो आपको भी याद हो गया होगा। कीट्स वॉज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड जो है रीनोन, और ये कहा है शैले ने। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि शैले ने कहा है एडोनिस में कहा है। Who calls Ode to Autumn as perhaps the nearest to perfection? Nearest to perfection जो है किसने कहा है?
दैट इज़ की ओड टू ऑटम को, एंड दैट इज स्विनबर्न। ये वही स्विनबर्न है जिन्होंने शैले के लिए कहा है द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। वी आर सेल्फिश मैन और रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन, दीज लाइन्स अपीयर इन। तो देखो भैया, पहली बात ये है, देखते के साथ ही टू मिल्टन ये मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन भी है। लंदन 1802 का ही दूसरा नाम है टू मिल्टन, तो इसलिए बोथ ए एंड सी। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, टिंटन एबे, ओड टू ड्यूटी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या लूसी ग्रे। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर अपीयर्स इन टिंटन एबे। द आंसर इज ए, टिंटन एबे। Man is a boastful creature. This is theme of one of Shelley's work. ये किस वर्क की थीम है? ये भी मैं कई बार आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो ये आपको पता याद ही होगा। ओज़मेंडियस, दैट इज ये सोनेट है ओज़मेंडियस। आई एम ओज़मेंडियस द किंग ऑफ द किंग्स। हाउ मेनी कैंटोज डज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हैज़? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हैज़ में कितने कैंटोज हैं? देयर आर 12 कैंटोज इन इट। 12 कैंटोज हैं। क्विक रिवीजन है, फटाफट करिए। 12 कैंटोज। विच नॉवल ऑफ डिकेंस इज अ सटायर ऑन द अब्यूजेस ऑफ ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी? अब ये याद है कि ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन लिटिल डॉरेट, और कोर्ट ऑफ चांसरी ब्लीक हाउस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये क्वेश्चन कंफ्यूज भी कर देता है। तो ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन लिटिल डॉरेट, और कोर्ट ऑफ चांसरी ब्लीक हाउस। Which poem of Shelley is autobiographical in nature? The Revolt of Islam, The Mask of Anarchy, और Alastor और The Spirit of Solitude? ये तो सबटाइटल है, इसका पूरा नाम है Alastor और The Spirit of Solitude. Which work of Arnold is a plea for liberty in religion? Which work of Arnold is a plea for liberty in Thyresis Java Beach Crossing? That is Literature and Dogma. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, in which work of Arnold do we find the terms like culture, barbarism, Philistine, and Hebraism? And that is Culture and Anarchy. The answer is Culture and Anarchy. The answer is B, Culture and Anarchy. Which poem of Arnold begins with the line coldly, sadly descends the autumn evening? And that is coldly, sadly descends the autumn evening, and that is Rugby Chapel. The answer is D, Rugby Chapel. We mortal millions live alone, this line appears in. We mortal millions live alone, और ये है To Margaret Continued. The answer is B, To Margaret Continued. In which poem does Tennyson plead for intellectual equality between men and women? हालांकि ये व्यंग्यात्मक रूप से ही है, और वो है दैट इज द प्रिंसेस, प्रिंसेस इडा की कहानी, जो कि एक विमेन यूनिवर्सिटी बनाती है। द लिरिक ब्रेक 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 एक्सप्रेसेस टेनिसन्स ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ। ब्रेक 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 एक छोटी सी लिरिक है, और जिसमें ये बताया कि नेचर रिमेन्स इनडिफरेंट टू एनीबडीज ग्रीफ। तो नेचर, तो द कोर्स ऑफ नेचर गोज ऑन। तो ये है दैट इज आर्थर हॉलम, जो उनके दोस्त भी थे और उनके फ्यूचर ब्रदर इन लॉ भी थे। Which poetic collection of Tennyson abounds in Hamletian soliloquies? जिसे टेनिसन का फेवरेट पोएम्स में से भी एक मानी जाती है। हालांकि इस पोएम के लिखने के बाद टेनिसन की इमेज खराब हुई थी कि समवेयर ही सपोर्टेड वॉर, और ये है मॉड, दैट इज मॉड। And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. These lines appear in Gerontian, The Wasteland, Four Quartets, The Hollow Man. And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. And that is The Wasteland. ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली मुझे एक स्टूडेंट ने जो है ये यहाँ पर कुछ पूछे थे क्वेश्चंस, ये तो मैंने कहा आज इन्हीं क्वेश्चंस को ले लेते हैं और इन्हीं को जो है वो करवा देते हैं। अच्छे हैं।
Next is the epigraph of the poem Gerontion is taken from Shakespeare's play The Tempest, As You Like It, Measure for Measure या Macbeth. एपिग्राफ जो है गेरोंशन का कहाँ से लिया गया है? मेजर फॉर मेजर से. एपिग्राफ का मतलब होता है ओपनिंग कोटेशन. द ओपनिंग कोटेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम मेजर फॉर मेजर. इलियट्स द वेस्टलैंड, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है. वेस्टलैंड जो है वो डेडिकेट है जिन्हें उन्होंने इल मिग्लियोर फेब्रो कह के पुकारा है, द बेटर क्राफ्ट्समैन, तो वो है एजरा पाउंड को. द फोर नाइट्स एंड द फोर टेम्पटर्स अपीयर इन द वेस्टलैंड, द कॉकटेल पार्टी, मर्डर इन द कैथीड्रल या ईस्ट कोकर. तो ये है मर्डर इन द कैथीड्रल. ठीक है, मर्डर इन द कैथीड्रल किसके ऊपर है? आप लोगों को अगर मर्डर इन द कैथीड्रल के बारे में पता हो, अगर आप बताना चाहें मुझे, मतलब ऐसे कैसे बताओगे, मगर किसके ऊपर है? आपको अगर चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है, अगर आपने वो पढ़ा है, तो किसकी श्राइन पे सारे जो पिलग्रिम्स हैं वो जा रहे हैं? सारे के सारे जो जा रहे हैं पिलग्रिम्स, वो जा रहे हैं आर्क बिशप थॉमस बैकेट की श्राइन पर. आर्क बिशप थॉमस बैकेट की श्राइन पर जा रहे हैं. तो ये जो मर्डर इन द कैथीड्रल है, ये 1935 का वर्स ड्रामा है. इट्स अ वर्स ड्रामा. मैंने इसमें वर्स लिख दिया, कहीं कोई ये सोचे कि मैं ऐसे खराब ड्रामा बता रही हूँ. दैट्स अ वर्स ड्रामा और पोइटिक प्ले, जिसमें आर्क बिशप थॉमस बैकेट के फाइनल डेज के बारे में बताया गया है, जो कि 7 ईयर एग्जाइल्स के बाद कैंटरबरी लौट कर आते हैं और वहाँ पर उनका किंग हेनरी सेकंड के साथ विवाद हो जाता है. और जो थॉमस बैकेट है वो टेम्पटेशंस को रिजेक्ट करते हैं और उसके बाद वो मार्टियरडम को एम्ब्रेस करते हैं, उनको मार दिया जाता है. तो ये जो है दैट इज़ मर्डर इन द कैथीड्रल. और कैथीड्रल एक चर्च को बोला जाता है और ये थॉमस बैकेट के मार्टियरडम की कहानी है. पनिशमेंट इन किंडरगार्टन इज फ्रॉम द पेन ऑफ एज़ेकिएल फ्रॉस्ट, मुल्कराज आनंद या कमला दास. तो ये पनिशमेंट इन किंडरगार्टन इज अ पोएम बाय कमला दास. कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमला दास, तो ये मैंने आप लोगों को करवाया भी था, तो ज़रा आप लोग देखिए. और इसमें नीचे भी ऑप्शंस हैं, पहले ये देखिए. तो फटाफट इसको देखिए, क्योंकि इसमें नीचे ऑप्शन है कि इनमें से सही कौन सा है, ये बताना है आप लोगों को. यस, इन 1967 शी गॉट, देखिए, in 1967 she got Kerala Sahitya Academy Award. In 1984 she was shortlisted for the Nobel Prize. तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सही है? तो मैं आपको इसमें बताऊं कि सबसे पहले इसका मैं आपको एक एक चीज़ ये मैंने बताती हुई चलती हूँ कि उनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला था, शी गॉट द केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1968. बी सही है. 1984 में शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबल प्राइज एंड 1985 शी गॉट साहित्य अकेडमी. और 96 में वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुई थी. शी गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 1999. तो इसीलिए ए गलत है, डी गलत है, बी और सी सही है. बी एंड सी आर करेक्ट एंड आई थिंक यही आंसर मैंने मार्क कर रखा. लेट मी चेक एज वेल. Yes, B and C are correct.
The answer is B. B and C are correct. Which novel did Anand write under the influence of जेम्स जॉयस एंड महात्मा गांधी? तो जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में जो उन्होंने नॉवल लिखा है, एंड दैट इज अनटचेबल। 1935 का नॉवल है उनका अनटचेबल। This work of Anand reveals and condemns the uselessness of British pattern of education in India. कि बाबू बनाने की ट्रेनिंग जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में दी जाती है, एंड अब तो काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन वाइट कॉलर जॉब प्रोड्यूस करने के लिए ही जो दी जाता है, प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है। वो किस में बनाया गया है? एलिमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द नॉवल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस बाय आनंद? प्रिंस विक्टर की कहानी डॉक्टर शंकर की जबानी। द आंसर इज ए, डॉक्टर शंकर। Find out the correct meaning of the following idiom: to cut the Gordian knot, and that is to perform a difficult task. बहुत मुश्किल काम जो है वो करना, that is to perform a difficult task. Now the next one is find out the correct meaning of the following idiom: a golden mean. Golden mean का मतलब होता है दो extremes के बीच का रास्ता चुनना, that is golden mean. The answer is B. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पोएम इन द लीव्स ऑफ ग्रास? विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पोएम इन द लीव्स ऑफ ग्रास? एंड दैट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। द आंसर इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। Who is better called a poet of city life? Who is better called a poet of city life? And that is C, Nissim Iskil. The answer is C, Nissim Iskil. The lines home is where we have to gather our grace. इसको पढ़ के रखता है home is the place that have to take you in. तो वो उसका नहीं है, मतलब एक जो पोएम है उसकी लाइन ये नहीं है। ये कौन सी पोएम की लाइन है? द होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर आर ग्रेस। और अगर आपको याद हो कि ये पहले भी जो है हो चुकी है, एंटरप्राइज, दैट इज एंटरप्राइज। विच पोएम ऑफ एस्केल रिवील्स डीप थॉट्स थ्रू इवोकेटेड इमेजेस? जिसमें उन्होंने पोइट्री को या मुंडेन आर्ट्स को ऊपर रखा है फिलॉसफी से, एंड द आंसर इज डी, फिलॉसफी। द आंसर इज डी, फिलॉसफी। हु सेड रिगार्ड अनटच हु एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म? अस्पृश्यता जो है वो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो है वो ब्लॉट है, एंड दैट इज गांधी जी। Who said about the novel Untouchable, indescribably clean, it has gone straight to the heart of its subjects and purified it? ये कहा है E.M. Foster ने। The bigger a city is, the more cruel it is to the sons of Adam. And you have to pay even for the breath that you breathe, but you are a brave lad. These lines are taken from Coolie, Untouchable, Two Leaves and a Bud, The Road. तो ये आंसर है आपका इसका Coolie. The answer is Coolie. For which work मुल्कराज आनंद got साहित्य अकेडमी अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उनको अपने एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो पूरा नहीं हो पाया, दैट जो 7 एजेस, लेकिन उसका वर्क था मॉर्निंग फेज के लिए मिला है। Who is known as the singer of feminine sensibility? Feminine sensibility की सिंगर मानी जाती है कमला दास, जिन्हें कहा जाता है भारतीय सिल्विया प्लैथ, एंड शी वॉज अ कन्फेशनल पोएट। In which poem Kamala Das say, I speak 3 languages, write in 2, dream in 1? And that is a very famous poem from her pen, and that is the introduction. The answer is D, the introduction. Where was Eliot's essay, The Metaphysical Poets, published?
द सेक्रेड वुड, द क्राइटेरियन, सेटारिकन या द डायल? वेयर वॉज इलियट्स एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स पब्लिश? ये है उनका जर्नल द सेक्रेड वुड्स, द सेक्रेड वुड्स. In which essay Eliot calls Arnold as a propagandist and Aristotle the best critic? Tradition and individual talent, Hamlet and his problems, metaphysical poets या none of the above? सोचिए, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है. And that is metaphysical poets. The answer is C, metaphysical poets. ठीक है जी. Next, who said about the wasteland there is neither the future nor the past? I.A. Richards, Ezra Pound, Dr. Johnson या Bergson? The answer is D, Bergson. The theory objective correlative was introduced in Hamlet and his problems. It was propounded by, actually ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की जो थ्योरी है वो propound करी थी वॉशिंगटन एल्स्टन ने. सबसे पहले उन्होंने यूज़ करी थी. ही वॉज अ पोएट एंड एक अमेरिकन पोएट और पेंटर थे. तो वॉशिंगटन एल्स्टन के द्वारा. दैट इज बी, वॉशिंगटन एल्स्टन. कितना आता है क्वेश्चन भी. In which essay Eliot says that Shakespeare's Coriolanus and Antony and Cleopatra are his best plays? Hamlet and his problems, tradition and individual talent, metaphysical poet या none of these? तो इसका आंसर है आपका that is Hamlet and his problems. The answer is Hamlet and his problems. Last but not the least, Ram is our most promising player. चलो भैया बताओ इसका सही जवाब क्या है. जल्दी जल्दी जवाब दीजिए तभी तो आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 62 पे हम पहुंच गए हैं. आगे भी तो देखना अभी हमें. चल मैं ही दे दूं जवाब. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राम इज आवर मोस्ट प्रोमिसिंग पोएट. देखो भाई यहाँ पर आएगा आपका ये जो सही जवाब है आपका. ये जो ईडियम है ना यहाँ पर द नहीं लगता. ये मैं बोलते बोलते भी बोल रही थी अगर आपने सुना हो. लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये द जो है इसमें नहीं आएगा. उसके बाद है द न्यूज़ आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट्स प्रोफाइल. द न्यूज़ आर नहीं आएगा, या तो पीसेज ऑफ लगाओ. द न्यूज़ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. द न्यूज़ इज़. इफ़ यू हैड कॉट द अर्लियर ट्रेन वी कुड हैव ट्रेवल्ड टुगेदर. इफ़ यू हैड कॉट द अर्लियर ट्रेन, तो यहाँ पर ये आएगा कि भाई इफ़ यू हैड कॉट द अर्लियर ट्रेन. अर्लियर ट्रेन थोड़ी होगा भैया. ठीक है. रुक जाओ मैं ज़रा जवाब पढ़ लूँ जरा मैं इसका. इफ़ यू हैड कॉट द अर्लियर ट्रेन वी कुड हैव ट्रेवल. ये तो ये जो है आपका थर्ड कंडीशनल है. फिर भी मैं ज़रा एक बार इसको देख लूँ, मैं खुद भी अपना उसमें पढ़ लूँ. ठीक है ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है. इफ़ यू हैड कॉट द अर्लियर ट्रेन वी कुड हैव ट्रेवल्ड, ये थर्ड कंडीशनल है, इसमें कोई गलती नहीं है. दैट इज नो एरर. इफ आई न्यू दैट माई फ्रेंड हैड टू विजिट द टाउन टुडे आई वुड हैव मेक हिज स्टे कंफर्टेबल. सामने गलती दिख रही है. अगर मुझे पता होता तो ये इफ आई न्यू that my friend had to visit, I would have made his stay comfortable. I would have made his stay comfortable.
पास्ट टेंस में लिखा गया है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हम यूज़ करेंगे, तो मेड आएगा। और वैसे ये पूरा ऐसे बनना चाहिए था, इफ़ आई हैड नोन दैट माई फ्रेंड हैड टू विजिट द, इफ़ आई हैड नोन, तो इफ़ आई न्यू से ये अगर मुझे पता होता तो ये होता कि वे प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, जबकि ये पता चल रहा है कि पास्ट के में कोई काम अगर मुझे पता होता तो मैंने उसका स्टे कम्फर्टेबल, तो ये ए में भी होना चाहिए था, इफ़ आई हैड नोन दैट माई फ्रेंड हैड टू स्टे, तो यहाँ पर ये ए में भी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ए में भी गलती होनी चाहिए। एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। तो बताओ भैया, ये तो मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब मैंने रिपीट नहीं करा है। एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो, तो ये एसपी बख्शी में क्वेश्चन दिया हुआ भी है ये वाला, क्लॉक के साथ स्ट्राइक्स आएगा, द आंसर इज बी। वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड इज एज वैल्यूएबल एज फ्रेंडशिप, वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड आर एज, फ्यू के साथ काउंटेबल आता है तो आर एज वैल्यूएबल एज फ्रेंडशिप। One of them forgot to take the bag from the school. One of them forgot to take the bag from the school. इसमें क्या गलती है? अच्छा, यहाँ पर गलती पता है क्या है, यहाँ गलती इसमें नहीं है, मैं देख रही थी जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पर ना, यहाँ नहीं है, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक द बैग, यहाँ ये था, यहाँ देयर लिखा हुआ था, तो यहाँ आना चाहिए था वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज बैग फ्रॉम स्कूल, तो वन ऑफ देम के साथ जो है वो सिंगुलर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव लगता, इसीलिए अब यहाँ पर तो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक द बैग फ्रॉम द स्कूल, तो इसमें यहाँ तो कोई गलती नहीं दिख रही है, ऐसा एक बार इसमें क्वेश्चन आया भी था, तो यहाँ हिज या हर लगना चाहिए था, तो मैं इसको छोड़ रही हूँ उस क्वेश्चन को। द ओनली बुक विच यू हैव परचेज टुडे इज इन डिमांड नाउ अ डेज। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और आराम से जवाब दीजिए। द ओनली बुक विच यू हैव परचेज टुडे इज इन डिमांड नाउ अ डे, द ओनली के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो दैट लगता है, दिस इज द ओनली पोएम दैट हैज बीन पब्लिश सो फार, तो यहाँ आएगा दैट यू हैव परचेज टुडे इज इन डिमांड नाउ अ डेज, तो ये हो गया 69। नाउ लेट्स मूव टू द 7। नोबडी बट, ये वाले क्वेश्चन से बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर हम क्या माने, कि यहाँ पर हम नॉमिनेटिव केस दें या ऑब्जेक्टिव केस दें, क्या होना चाहिए। चलिए आप लोग को फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। फिर मैं बताऊंगी। देखिए, नोबडी बट ही वॉज प्रेजेंट, देखिए इसमें ना अलग अलग जो है वो लगते हैं, नोबडी बट डैश, और कोई नहीं सिवाय उसके जो प्रेजेंट था, और नोबडी बट सिवाय, यहाँ एक्सेप्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नोबडी और कोई नहीं सिवाय उसके, तो यहाँ पर सिवाय उसके, तो यहाँ पर जो यूज़ होना चाहिए, यहाँ ना बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पे क्या लगाएं, क्योंकि बट यहाँ पर एक प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ हो रहा है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, इधर मुझे भी जो है ना यहाँ ही और हिम दोनों ही चलते हैं, मगर फिर भी मुझे एक बार रिलेटिव उसमें देखना पड़ रहा है कि यहाँ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो जब बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, नो बडी बट डैश
नो बडी बट सॉ मी बट वॉज प्रेजेंट, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एक नया क्लॉज स्टार्ट होगा, देयर वॉज नो वन बट, जैसे ये एक सेंटेंस अगर मैं बोलती हूँ, देयर वॉज नो वन बट सॉ मी, ऐसा कोई नहीं था जिसने मुझे देखा नहीं, देयर वॉज नो वन बट हु डिड नॉट सी मी, तो हु एक सब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा ए आएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्टिव केस ऑफ या नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन आना चाहिए, दैट इज वाई वी यूज्ड ही। शी इज प्राउड डैश हर वेल्थ, प्राउड के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है? शी इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ, द आंसर इज डी, शी इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 क्वेश्चन और रह गए। ही टेक्स प्राइड डैश पोइट्री, ही टेक्स प्राइड डैश पोइट्री, प्राइड के साथ आता है, फिक्स प्रेपोजिशन है, यहां पर लगेगा इन, ही टेक्स प्राइड इन पोइट्री। माई वाइफ वॉज टायर्ड डैश द वॉक, माई वाइफ वॉज टायर्ड डैश द वॉक, और इसका सही आंसर है आपका ए, माई वाइफ वॉज टायर्ड ऑफ द वॉक। ही इंक्वायर्ड डैश मी डैश द मैटर, ही इंक्वायर्ड के साथ सोचिए कौन सा प्रेपोजिशन आता है। इंक्वायर्ड के साथ जो है, जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो आता है ऑफ, एंड अबाउट द मैटर, द आंसर इज ए, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी अबाउट द मैटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हिज अटेनमेंट्स आर डैश योर्स, हिज अटेनमेंट्स आर डैश योर्स, तो इसका क्या होना चाहिए? एंड दैट इज हिज अटेनमेंट्स आर बिलो योर्स, दैट इज बिलो योर्स। तो ये हो गए हमारे 75 क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आप लोगों को करवाए हैं। दो द लेक्चर गॉट बिट लॉन्ग, मगर अभी आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कल करवाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर को करिएगा, बाय बाय।